तो आज हम आप सभी को छंद पढ़ाने जा रहे हैं। छंद। अच्छा, छंद पढ़ाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपको डेली कुछ न कुछ रचनाएं याद करवाएंगे। तो आज की आपकी रचनाएं ये हैं। ये जो रचनाएं लिखी हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के काव्य हैं। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के काव्य हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में, और ये इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के काव्य के बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से काव्य हैं? कामायनी, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। चित्राधार, लहर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आंसू, सर्वाधिक पूछे जाए वाले काव्य हैं ये। तो कौन कौन से हैं? कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू और करुणालय। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के कुछ महत्वपूर्ण काव्य हैं। ठीक है ना? तो इसको आपको याद करना है। ये बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए याद करने में बर्डन ज्यादा रहेगा नहीं। तो डेली कुछ ना कुछ याद करते जाना है, ऐसे थोड़े थोड़े बड़े। छंद के बारे में कि छंद क्या होता है। तो छंद का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। छंद का मतलब होता है बंधन। किसका बंधन? छंद का मतलब होता है बंधन। तो ये किसका बंधन होता है? वर्ण। किसका बंधन है? वर्ण, गति, यति, मात्रा, तुक, चरण, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, उसी शब्द रचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ऐसी शब्द रचना जिसमें वर्ण भी हो, गति भी हो, यति भी हो, मात्रा भी हो, तुक भी हो, चरण भी हो, इन सभी का जो बंधन होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इन्हीं के बंधन से जो शब्द रचना बनती है, उसी को क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, वही हमारा क्या होते हैं? छंद होते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे वर्ण क्या है, गति क्या है, यति क्या है, मात्रा क्या है, तुक क्या है, चरण क्या है। तो अब इन सभी को देखते हैं, क्योंकि इन सभी से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे चरण, तो चरण कितने होते हैं, चरण को और क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें यह भी पूछा जाता है कि छंद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उसमें इनमें से कुछ ऑप्शन देगा और कोई एक अलग देगा। तो वो ये पूछ सकता है कि छंद के अंतर्गत क्या नहीं आता है, फिर आपको बताना होगा कि उसमें क्या नहीं आता है। समझे ना? तो इस तरीके से ये सारी चीजें याद करनी है। अब देखते हैं क्या वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, यानी कि अक्षर। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। तो यहाँ पे वर्ण क्या है? तो भाई वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एक लघु वर्ण और एक दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं छोटा आ, ई, उ, री और चांद बिंदु। और क्या आती है? चांद बिंदी, अर्धचंद्र बिंदु। तो इसको बोलते हैं लघु वर्ण। इनके अंतर्गत कौन आते हैं? ये लघु वर्ण आते हैं। और दीर्घ वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो बड़ा आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आहा। ये सभी के सभी आते हैं दीर्घ वर्ण के अंतर्गत। अब बात करते हैं लघु वर्ण। तो लघु वर्ण को इस चिन्ह से, यानी कि एक डंडे से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एक डंडे से दर्शाया जाता है। और दीर्घ वर्ण को एस के समान आकृति वाले एक चिन्ह से दर्शाया जाता है। एस के जैसे दिखने वाले एक चिन्ह से दर्शाया जाता है। किसको? दीर्घ वर्ण को। लघु वर्ण को जो गिना जाता है, ये जो एक डंडा है, इसकी मात्रा होती है एक। इसको एक गिना जाता है। कितना गिना जाता है? एक। और जो दीर्घ वर्ण की मात्रा होती है, यानी कि एस के समान का जो चिन्ह होता है, इसको दो गिना जाता है। कितना गिना जाता है? दो गिना जाता है। समझ गए? तो लघु वर्ण का चिन्ह, ये लघु वर्ण का चिन्ह क्या होता है? इस चिन्ह से दर्शाते हैं। और दीर्घ वर्ण के चिन्ह को इससे दर्शाते हैं। समझ गए?
इसकी कितनी मात्रा, एक मात्रा गिना जाता है, इसको कितना, 2। अब आगे देखते हैं क्या मात्रा, तो मात्रा क्या होती है भाई, मात्रा क्या होती है? मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा का मतलब होता है कि किसी भी वर्ण को पढ़ने में हमें कितना समय लग रहा है। जैसे कि अगर ये लिखा है मान लीजिए का, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ लिया का। अगर यही ऐसे लिखा होता तो हम क्या पढ़ते कि, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो यही क्या होती है, मात्रा होती है। तो अब ये तो देखो छोटे बच्चे, हम लोग छोटे में भी हमने बहुत पढ़ा, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि मात्रा क्या होती है, तो हम लोग कहते हैं छोटा आ से आ तक मात्राएं होती है, छोटा आ से आ तक की मात्राएं होती हैं, और वो लिख के दिखाने लगते हैं। लेकिन मात्राएं क्या होती है, किसी भी वर्ण को पढ़ने में जो भी टाइम लगता है वही क्या होती है, मात्राएं होती है। समझ गए ना। तो जैसे कि यहाँ पे अब इसको पढ़ने में कम टाइम लग रहा है, एक मात्रा, इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। और ये जो लघु वर्ण है, मैंने क्या कहा, ये लघु वर्ण है और ये दीर्घ वर्ण है। इनकी मात्राएं को इस तरीके से दर्शाया जाता है, यानी कि अगर कहीं भी छोटा आ या ई की मात्रा होगी, छोटी ई की, या छोटा ऊ की मात्रा होगी, री होगा, तो वहां पे किसकी मात्रा गिनी जाएगी, लघु वर्ण की मात्रा को गिना जाएगा। ये क्या है, ये दोनों मात्राएं, ये वर्ण नहीं है, वर्ण ये है, देख रहे हो ना, वर्ण ये है, ये क्या है, लघु वर्ण की मात्रा है, ठीक है, जिससे इनको गिना जाता है। तो ये हो गए, यानी कि पढ़ने में लगा समय, चलो ये तो समझा ही दिया। अब आगे आगे देखते हैं क्या, यति। तो यति का मतलब क्या होता है, यति का मतलब, यति को विराम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम। विराम का मतलब कैसे, यानी कि छंद को पढ़ते समय हम लोग किसी भी छंद को पढ़ते समय, पद को पढ़ते समय हम लोग किस जगह पे रुक जाते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, या कि अच्छा सा फ्लो बने, अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग सांस लेने के लिए जिस जगह पे रुकते हैं उसी को क्या कहते हैं, विराम कहते हैं या यति कहते हैं। समझ गए। अब आगे क्या है, गति। गति, गति से तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि स्पीड, यानी कि हम किसी भी कविता को कितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, कविता का प्रवाह, पढ़ने का प्रवाह, यानी कि कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसकी लय से पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अटक अटक से पढ़ रहे हैं। कैसे हमें पढ़ना है ये चीज कौन सिखाता है, गति सिखाती है। ऐसा नहीं कि एकदम हलवा से चाट जाना, और ऐसा भी नहीं कि अटक अटक के पढ़ना है। जिस तरीके से वो कविता लिखी है, यानी कि वहां पे जहाँ पे हमें यति यानी कि सांस लेने के लिए रुकना है, हमें वहां रुकना भी है। जिस तरीके से मात्राओं का उच्चारण करना है, हमें उसी तरीके से उतनी ही धीमे या तेज मात्राओं का उच्चारण भी करना है, और वर्णों को भी सही तरीके से पढ़ना है। समझ गए ना। तो गति क्या होती है, किसी भी कविता का प्रवाह होता है, कि हम किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, कितने लय में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर आगे क्या है, तुक। भाई तुक तो नाम से ही समझ में, ये सारे के सारे शब्द नाम से ही समझ में आ रहे हैं। तुक का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी कविता या किसी भी काव्य, किसी भी पद के लास्ट में, के अंत में, कहा किसी भी कविता के अंत में जो समान वर्ण होते हैं, अब किसी भी कविता के अंत में समान वर्ण, यही क्या होते हैं, तुक होते हैं। जैसे कि आपने जैसे कोई गाना ही, मैंने उसको देखा, उसने मुझे रोका, तो मैंने उसे देखा, क्या किया, देखा, लास्ट में क्या आया, देखा, मैंने उसे रोका, लास्ट में क्या आया, रोका। तो यही क्या है, तुक है। ये क्या है, तुक है, यानी कि पद के अंत में समान वर्णों का आना ही क्या है, समान वर्ण या समान मात्रा का आना, यही क्या है, तुक होता है। समझ गए। तो ये तुक हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब क्या बचा, चरण बचा। चरण को देख लेते हैं। चरण, तो चरण क्या होता है, किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और इन चरणों को पद या पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद या पाद भी कहते हैं। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं जिन्हें पद या पाद भी कहते हैं। गण, आगे क्या देखते हैं, गण। गण, तो गण क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब ये जो 3 वर्ण हैं, ये जो सारी यहाँ पे जितने भी ये शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द छंद से रिलेटेड शब्द हैं। तो इन सभी का यूज छंद में होता है, और ये वही शब्द हैं जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, और ये पेपर में भी आते हैं। तो इस तरीके से एक गण नाम का शब्द भी होता है जो इसमें यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 वर्णों के समूह,
ये जो 3 वर्णों के समूह होते हैं, यहाँ पे दोनों तरीके के वर्ण होते हैं, यानी कि लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, दोनों तरीके के वर्णों से मिलके ये 3 वर्णों के जो समूह होते हैं उनसे मिलके क्या बने होते हैं, गण बने होते हैं। और टोटल 8 गण होते हैं। कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है कि गण क्या होते हैं, और नीचे लिख देगा 3 वर्णों का समूह, 5 वर्णों का समूह, 2 वर्णों का समूह, इस तरीके से लिख देगा। तो हमें किस में टिक करना है? 3 वर्णों का। या ऐसे पूछ देगा कि गण कितने वर्णों का समूह होता है, तो हम यहाँ लिखेगा 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो हम 3 में टिक लगा देंगे। तो गण क्या होते हैं? 3 वर्णों के समूह। और गणों की टोटल गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसको याद करने के लिए एक वाक्य होता है या एक शब्द होता है, ये होता है यमाता राज भानस लगा। इसको याद करना इसलिए जरूरी है कि हम वर्ण तो याद कर लेंगे, लेकिन फिर उनसे हम शब्द कैसे बनाएंगे, हम उनसे पूरा शब्द कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये एक शब्द याद करते हैं। कौन सा? यमाता राज भानस लगा। अब देखें आगे कैसे। तो गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन से होते हैं? जरा इस वाक्य से समझो, इस शब्द से समझो। क्या लिखा है? यमाता राज भानस लगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है? या लिखा है। तो या और गण, क्योंकि हम लोग गण पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? यगण। क्या हो गया? यगण। एक तो ये गण हो गया। दूसरा गण क्या है? मगड़। फिर तगड़, फिर रगड़, फिर जगड़, फिर भगड़, और फिर नगड़, सगड़। तो कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जागड़, भागड़, नागड़ और सागड़। अब देखें जरा, क्वेश्चन पेपर में ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा गण है या नहीं है। तो हमने यहां से इस ट्रिक से देख लिया। कैसे? यगड़, मगड़, तागड़, रागड़, जागड़, भागड़, नागड़ और सागड़। इस लगा को कुछ नहीं करना है, हमें बस 8 तक जाना है, इसके बाद उसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारे 8 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, 8 वर्णों के बाद हमें अब क्या देखना है? हमें ये देखना है कि ये जो वर्ण रूप है ये कैसे बनता है। हमें ये देखना है वर्ण रूप, क्योंकि वहां पे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वर्ण रूप है या नहीं है। तो वर्ण रूप हम बिना आपको ये बताए कि कैसे बनते हैं, डायरेक्ट इसी से बता देते हैं। तो देखो या गण लिखा है, तो या गण के लिए हमें क्या करना है? आगे के 3 वर्ड ले लेने। जैसे यमाता, क्या हो गया? यमाता। तो यगण का वर्ण रूप हो जाएगा यमाता। क्या हो जाएगा? यमाता। मगड़, मगड़ का वर्ण रूप हो जाएगा मातारा। क्या हो जाएगा? मातारा। तगड़, तगड़ का वर्ण रूप क्या हो जाएगा? ताराज। क्या हो जाएगा? ताराज। रगड़, रगड़ का वर्ण रूप क्या हो जाएगा? राजभा। जगड़, जगड़ का वर्ण रूप क्या हो जाएगा? जभान। क्या हो जाएगा? जभान। भगड़, भगड़ का वर्ण रूप क्या हो जाएगा? भानस। क्या हो जाएगा? भानस। समझ पा रहे हैं ना कैसे ये हो रहा है? देखो इसी से हम लोग ले रहे हैं, इसी से सारी चीजें ले रहे हैं। वर्ण रूप कैसे बन रहे हैं, वर्णों के रूप कैसे बन रहे हैं। फिर आगे क्या है? नगण, नगण का क्या हो जाएगा? नस्ल हो जाएगा ना। इसके बाद क्या है? सगड़, तो सगड़ का क्या हो जाएगा? सलगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये जो ट्रिक है, ये जो एक शब्द है, ये हमें क्या याद करने की? दोनों चीजें याद करने की। कैसे गण है, कितने गण, कौन कौन से हम लोग लाइन से लिखेंगे, और उनके वर्ण रूप कैसे बनेंगे, दोनों का काम कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कौन सा वर्ण रूप है या नहीं है, तो हमें ये ट्रिक बता देगी कि हाँ भाई ये वाला है कि नहीं है। तो समझ गए? तो इस तरीके से ये 8 गण होते हैं और उनके ये वर्ण रूप होते हैं। अब देखते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं मात्रिक छंद, ये कौन से छंद, मात्रिक छंद, और दूसरे होते हैं वार्णिक छंद, दूसरे होते हैं वार्णिक छंद। मात्रिक छंद का मतलब होता है ऐसे छंद जिनकी गणना मात्राओं से की जाती है, जैसे दोहा हो गया, रोला हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गए, इन सभी की गणना किससे की जाती है, मात्राओं से निश्चित किया जाता है कि ये कौन सा छंद है। दूसरे हो गए वार्णिक छंद, वार्णिक छंद यानी कि जिनकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, समझ गए। तो जैसे अभी हमने कहा कि और हमको जो हमारे सिलेबस में वो हमें पढ़ना क्या है, मात्रिक छंद ही पढ़ने, उसमें से कुछ मात्रिक छंद, जैसे कि मात्रिक छंद में भी हमने आपको एग्जांपल दिया, दोहा होता है और चौपाई होते हैं, और क्या होता है, सोरठा होता है और रोला होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये मात्रिक छंद के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कि जो दोहा और चौपाई है ये आपके क्लास 9th का है, किसका है, 9th का, इससे हमें मतलब नहीं है। अब आती है बात सोरठा और रोला, हमें बस ये पढ़ना है। अब बात आती है मेन मुद्दे की, हमें बस ये पढ़ना है, बाकी हमें अब कोई मतलब नहीं, हमने आगे जितना भी कुछ पढ़ा वो इन्हीं दो को समझने के लिए सारी चीजें पढ़ी, वो सब वो शब्दावलियां हैं जो इसके लिए यूज की जाती है या फिर पेपर में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। बाकी छंद दो प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के एग्जाम्पल दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, ये सब होते हैं जिसमें कि जो दोहा और चौपाई है ये हमें क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, और जो सोरठा और रोला ये हमारे क्लास 10th में, यानी कि हमें यही पढ़ना है। तब हम देखते हैं सोरठा से, ठीक है। सोरठा, सोरठा एक ऐसा छंद होता है जिसमें हमने अभी आपको बताया था कि हर एक छंद में 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो सोरठा एक ऐसा छंद होता है जिसमें कितने, 4 चरण है, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में कितने, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, क्योंकि ये एक मात्रिक छंद है तो इसकी गणना किससे की जाएगी, मात्राओं से की जाएगी। और इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, समझ गए। सोरठा एक ऐसा छंद है, सोरठा जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऐसे छंद को हम लोग क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं। और ये जो सोरठा होता है ये दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, किसका होता है, दोहा का उल्टा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, अगर सोरठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हैं तो फिर इसका मतलब दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी, समझ गए। और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। हमारे पेपर में केवल सोरठा और रोला है, लेकिन दोहा से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए पूछ लेता है क्योंकि ये सोरठा का उल्टे हैं, क्योंकि उनके विपरीत भाई साहब हैं, इसलिए ये इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, और वो इसको पढ़ते नहीं। तो इतनी बात समझ गए, हम सोरठा समझेंगे उसी से हम रोला समझ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या अल्टीमेटली तो मात्राएं गिननी है, इसमें उल्टा होता है 13 मात्राएं और 11 मात्राएं, समझ गए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जो सुमिरत, केवल इसी एक उदाहरण से आप सभी सोरठा करना सीख जाएंगे। अब देखो कैसे, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, कितने चरण है ये, 4 चरण है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं, क्योंकि हम लोग सोरठा का एग्जाम्पल देख रहे हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, देखें कैसे होती है, इसे सोरठा है। अभी हमने बताया ओ की कितनी मात्राएं होती हैं, ओ को कैसे दर्शाते हैं, ओ की मात्रा को ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। सु, ऊ, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 डंडा, छोटी ई की मात्रा है 1 डंडा। आ, रा की छोटा आ की है 1 डंडा। ता, छोटा आ की मात्रा है 1 डंडा। सी, छोटी ई की मात्रा है 1 डंडा। ई की मात्रा है 1 डंडा। हो, ओ की मात्रा है तो 2 मात्राएं। ई 1 मात्रा है ना, यहाँ पे छोटा ई की मात्रा, छोटी ई की तो है मात्रा, ये तो सभी क्या ये वर्ण लिखे। अब देखो इन्हें काउंट करो कैसे, हमने बताया तो इसको 2 गिना जाता है, इनको 1, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई, 11 मात्राएं,
सफल हुए हम। जैसे ही हम पेपर में जब हम करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस पेपर में इतने ही, या तो पीछे से क्वेश्चन पूछता है जो वो फुटकर वाली चीजें हैं, या तो वो इससे पूछेगा बताइए सोल्ठा है कि रोला। तो हमें मात्राएं गिननी अगर आ गई तो हम कर लेंगे। हम पहले ही चरण गिन के बता देंगे कि कितनी मात्राएं। पहले ही चरण गिना हमने 11। हमने पढ़ा है कि पहले चरण में जिसमें 11 होती है वही क्या होता है, सोल्ठा। बाकी का सब निकालेंगे ही नहीं, लेकिन चलो हम निकाल के अभी दूसरा बता देते हैं पूरा। गण नायक करिवर वदन, अब इनकी गिनो जरा। गा एक मात्रा, न एक मात्रा, आ बड़ा आ है तो 2 मात्रा, या एक मात्रा, का एक मात्रा, क एक मात्रा, ई एक मात्रा, व एक मात्रा, र एक मात्रा, ब एक मात्रा, द एक, और ये भी एक। इन्हें गिनो जरा, कितनी हुई? 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। इसीलिए कौन सा छंद है ये? सोल्ठा छंद है। सोल्ठा छंद ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। समझ गए? तो अगर कभी सोल्ठा के एग्जाम्पल लिखने डेफिनेशन लिखने को आए तब भी हम लिख ले जाएंगे। बस क्या लिखना है, ये दोहे का उल्टा होता है। पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। समझ गए? करहु अनुग्रह सोए, का एक मात्रा, र एक, उ एक। इसको कैसे पढ़ते हैं? करहु। फिर क्या लिखा है? अनुग्रह। क्या पढ़ते हैं? अनुग्रह। तो जब हम अनुग्रह पढ़ते, आ की एक मात्रा, अब हम इसको पढ़ते क्या है? अनुग्रह। तो जब हम अनुग्रह पढ़ते हैं तो यहाँ पे नू पे आके थोड़ा जोर दे देते हैं। क्या करते हैं? नू पे आके जोर दे देते हैं, इसलिए इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। समझे? जब हम नू पे आते हैं, वैसे इसकी कितनी मात्रा है? एक मात्रा है, लेकिन क्योंकि जब हम इसको पढ़ने आते हैं तो इस पे जोर आ जाता है, और जिसकी वजह से ये मात्रा कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। ग्र, गा की एक मात्रा है और रा की कोई मात्रा ही नहीं है। रा में कोई मात्रा ही नहीं है, इसलिए टोटल मात्रा कितनी हुई? एक ही हुई। तो ये एक। हा की एक मात्रा, सो ओ 2 मात्रा, या एक मात्रा। गिनो जरा कितनी हुई? 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो मात्राएं कितनी हो गई? 11 हो गई। समझ गए? अब आगे बुद्धि। क्या है? बुद्धि। ऐसे तो बोलते नहीं बुद्धि, ऐसे तो बोलते नहीं बुद्धि। कैसे बोलते हैं? बुद्धि। तो जैसी बुद्धि बोलते हैं तो बा में जोर दे देते हैं, तो इसीलिए बा इसमें ये कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। धी एक मात्रा है, ई की मात्रा तो एक मात्रा, रा 2 मात्राएं, ई एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक 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 एक। तो गिन लो ये कितनी हो गई? 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हुई। इस तरीके से ये कौन सा छंद है? सोल्ठा। तो सोल्ठा ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। समझ गए? तो ये हो गई सोल्ठा के एग्जाम्पल और सोल्ठा की डेफिनेशन। अब आप, हमें उम्मीद है कि लिख सकते हैं। तो समझ गए? ये इसको गिनना भी समझ गए। अब दूसरा समझे, रोला। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं किसको? रोला को। अच्छा, अगर जब भी आएगा पेपर में तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही चरण से ही उसकी मात्रा क्लियर कर लेंगे कि 11 है कि 13 है कि कितनी मात्राएं, और बस तुरंत टिक करेंगे। हमें फालतू में पूरे चरण की मात्राएं काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए? तो आगे देखते हैं रोला। वो तो हमने मात्राएं गिनते कैसे, इसलिए पूरी मात्राएं बता दी। अब आपको केवल एक ही चरण की मात्रा गिननी है, रोला। तो रोला क्या होता है? ये एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद क्यों होता है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। ये कैसा होता है? एक सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती है? इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती? 24-24 मात्राएं होती हैं हर एक चरण में। और चरण तो हमें पता ही है कि छंद में कितने होते हैं। कितने हो गए? 4 चरण होते हैं। तो फिर पूरे रोला छंद में टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? बताओ, पूरे रोला छंद में टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी?
तो 24 इंटू 4 भाई 24, एक चरण में 24 है और टोटल 4 चरण है तो कितनी हो जाएंगी 96। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोला छंद में टोटल कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो कुछ बच्चे 24 लगा जाते हैं, जबकि जो 24 है ये प्रत्येक चरण, एक चरण की मात्रा है। समझिए ना कैसी, प्रत्येक चरण की मात्रा है, समझे बात। और कुल कितनी मात्रा है 96। समझ गए। ये रोला क्या है, ये एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पे यति होती है। क्या होती है 11 और 13 पे यति होती है। 11 और 13 पे यति, यति का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो 11 और 13 पे हम लोग स्टॉप ले लेते हैं, थोड़ा सांस लेने के लिए रुक जाते हैं। समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस छंद में 11 और 13 पे यति होती है। देखो ध्यान करो, सोलठा में हमने कहीं नहीं बताया था कि 11 और 13 पे यति होती है, बताया था नहीं बताया था, जबकि हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ा चरण है। अब इतने बड़े चरण को पढ़ने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। वो तो पहले ही छोटा सा चरण था तो हम पढ़ लिया उसको आराम से, ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। समझ गए। इसलिए हमें बीच में रुकना पड़ता है। तो हम कहाँ रुकते हैं, एक हम 11 नंबर मात्रा पे स्टॉप लेते हैं, दूसरा हम 13 नंबर मात्रा पे। जैसे ही 13 नंबर मात्रा पे स्टॉप लिया हमारा चरण एक पूरा हो गया। टोटल 4 चरण होते हैं। समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सममात्रिक छंद कौन है, रोला। 11-13 पे यति किसके होती है, रोला। तो प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं 24। ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, रोला। और रोला में कितनी मात्रा होती है प्रत्येक चरण में 24। कुल कितनी मात्राएं होती हैं 96। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। भारतबाजी। तो अब हम इसकी मात्राएं गिनते हैं। जी 2 मात्राएं, ई 2 मात्राएं, आ 2 मात्राएं, ई 2 मात्राएं, उ 1 मात्रा, 2 मात्राएं, ई 1 मात्रा, ओ 2 मात्राएं। ना की मात्रा को नहीं गिनेंगे क्योंकि ना में कोई भी मात्रा नहीं है। ने कितनी मात्राएं, ए में 2 मात्राएं, भा 2 मात्राएं, र 1 मात्रा, त 1 मात्रा, बा 2 मात्राएं, जी 2 मात्राएं। समझ गए। तो इस तरीके से ये सारी मात्राएं। अब इनको देखते हैं कितनी मात्राएं हुई। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 11, 12, 2 14, 2 16, 2 18, 19, 20, 2 22, 2 24। तो टोटल कितनी मात्राएं हो गई 24। अब हमने देख लिया कि कितनी मात्राएं हो गई 24 मात्राएं होगी। जिसके प्रथम यानी कि जिसके चारों चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं वो कौन सा छंद होता है, रोला। और हमें यहीं से क्लियर हो गया कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये रोला का एग्जाम्पल है। इसलिए अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और आगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने आपको सोलठा में बताया कि मात्राएं कैसे गिनी जाती है, रोला में बता दिया कि कैसे गिनी जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है। तो अब आप बड़े आसानी से मात्राओं की गणना कर सकते हैं। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि नीचे की मात्राओं को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार, और साथ ही हम पहले से ही कुछ यहाँ पे छंद के एग्जाम्पल लिख कर लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये इस छंद का है। ठीक है, धन्यवाद।